हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स स्टेप 1 ऑफ 5 स्टेप मॉडल रिक्वायर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कल ही बात करी थी, जो स्टेप 1 है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आप चेक करोगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड वैलिड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप कहोगे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। एक आता है बेसिक वैलिडिटी। कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव 2 parties who have approved and are committed to contract. It is having legally enforceable right plus obligations which clearly defines goods services agreed upon with specified payment terms and which can be written oral and implied। ये आपको यार याद करने वाली बात है कि 2 पार्टियां होनी चाहिए, अप्रूव्ड और कमिटेड होनी चाहिए, लीगली एनफोर्सेबल राइट भी होना चाहिए और ओब्लिगेशन भी होनी चाहिए, विच क्लियरली डिफाइंस गुड्स और सर्विसेज को क्लियरली डिफाइन करना है, क्लियरली। ठीक है जी। एग्रीड अपॉन कौन से गुड सर्विसेज आप के में डीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। और विद स्पेसिफाइड पेमेंट टर्म्स, गुड्स एंड सर्विसेज है तो पेमेंट टर्म्स भी होनी चाहिए, और ये पेमेंट टर्म्स जो है रिटर्न, ओरल या इम्प्लाइड भी हो सकती है। इन 3 पॉइंट को एक में ले सकते हो आप, 2 पार्टियां, और इन तीनों को एक में ले सकते हो। 2 पार्टी अप्रूव्ड, कमिटेड, लीगली एनफोर्सेबल राइट एंड ओब्लिगेशन। तो ये 3 हो गए आपके एक उसमें और ये 3 हो गए एक उसमें। ठीक है, तो 2 पार्टी अप्रूव्ड, कमिटेड, लीगली एनफोर्सेबल राइट एंड ओब्लिगेशन। फिर नेक्स्ट क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज है तो पेमेंट टर्म्स भी होंगी और रिटर्न, ओरल या इम्प्लाइड होनी चाहिए। एक तो था ये बेसिक वैलिडिटी। नेक्स्ट आता है टेक्निकल वैलिडिटी। तो टेक्निकल वैलिडिटी क्या होता है, एंटिटी शुड रेगुलरली रिव्यू प्रोबेबिलिटी of collection. It means entity should analyze ability and intention of customer to settle dues. It is possible that probability of collection may reduce or increase with time. क्या कहता है कि एंटिटी को रेगुलरली रिव्यू करना है प्रोबेबिलिटी, रेगुलरली रिव्यू करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन की। रेगुलरली मतलब कब कब रिव्यू करना है, 2 डेट आती हैं, एक होती है रिकॉग्निशन डेट और एक होती है रिपोर्टिंग डेट। अभी एक एग्जांपल करेंगे हम आगे चल के, उसमें समझ आएगा कि रिकॉग्निशन डेट और रिपोर्टिंग डेट का क्या मतलब है। तो रिकॉग्निशन डेट और रिपोर्टिंग डेट पे आप इसको बारी बारी चेक करेंगे। स्टार्टिंग में तो करेंगे, आगे चल के रिकॉग्निशन डेट और रिपोर्टिंग डेट पे भी आप इसको चेक करेंगे। इट मीन्स एंटिटी शुड एनालाइज द एबिलिटी एंड इंटेंशन ऑफ कस्टमर टू सेटल ड्यूज। क्या उसमें एबिलिटी है और क्या उसकी इंटेंशन है। एबिलिटी मतलब कि क्या उसके पास उतने पैसे हैं, और इंटेंशन मतलब क्या उसकी नियत है देने की आपको पैसे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप चेक करनी है आपको बार। और ये क्या कहा था मैंने कि जजमेंटल है, जजमेंटल है, रेगुलरली रिव्यू करना है और ये जजमेंटल है, ये आपको कैसा लगता है, जजमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, ये था बेसिक वैलिडिटी और एक था टेक्निकल वैलिडिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है आगे, ये एक चार्ट है। क्या कहता है ये चार्ट, शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका डिटेल में भी आगे। कॉन्ट्रैक्ट डेट है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना उसी दिन प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो गई। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया, आज ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा, आज ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा और आज ही मुझे लग रहा है कि यार ये पैसे नहीं देगा। अगर आपको उस दिन कोई एडवांस मिल रखा है उस दिन, आज तो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है यार, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन तो आज ही फेल हो गई। मान लो कोई एडवांस आपको मिल चुका है, ठीक है, तो उस एडवांस को आप एडवांस ही रहने देंगे, आप उसको रेवेन्यू में नहीं बुक कर सकते। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी गुड्स ना प्रोडक्शन के लिए जा चुके हैं, गुड जो है वो प्रोडक्शन के लिए जा चुके हैं बट डिलीवर नहीं हुए हैं, अभी डिलीवरी बाकी है। गुड जो है आप एक कह सकते हो प्रोडक्शन के लिए जा चुके हैं बट डिलीवर नहीं करे अभी हमने, या यूँ कह लो कि प्रोड्यूस कर लिया हमने बट डिलीवर नहीं करे। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो गई है। गुड्स तो हमने प्रोडक्शन कर दी है गुड्स की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो गई है। ये मैंने बनाया गुड और ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल। गुड्स तो मैं बना चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अब क्या है, मुझे लगता है वो पैसे तो देगा नहीं, तो मैं उसको सामान थोड़ी भेजूंगा अपना। तो कुछ अगर एडवांस ले रखा है मैंने तो उसको आप एडवांस ही रहने देना, उसको आप रेवेन्यू में नहीं डाल सकते। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड। गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर दिया आपने, डिलीवर करने के बाद पता चला प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो गई है, प्रोबेबिलिटी फेल हो गई है। अब आपको लगता है पैसे मिलेगा ही नहीं, मेरा तो पैसा डूब गया। तो अगर कुछ एडवांस मिल रखा है उसका क्या करना है, वो ट्रीटमेंट अभी हम पीछे से देखेंगे। ठीक है, चौथा केस आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज अमाउंट ड्यू। देखो मैंने पहले भी बताया था कि गुड्स डिलीवर कर देते हैं और जिस दिन अमाउंट ड्यू होता है, ये दोनों डेट अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो एक दिन आपने मंथ स्टार्टिंग में आपने इसको डिलीवर करा, मंथ एंड पे आपको पेमेंट रिसीव करनी है, तो दोनों डेट अलग रह सकती हैं। और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो गई तो क्या करेंगे, अभी हम पीछे देखते हैं। ठीक है, ऐसे करके 5 केस हैं, तो पांचों केस हम पीछे से देखते हैं। ये 5th केस एक और भी है। ठीक है, अभी देखते हैं 5th केस पीछे से कि क्या था 5th केस। तो पीछे से आजाद देख लेते हैं हम यहीं से कि क्या है हमारे 5 केस। ठीक है, तो पहला क्या था यहाँ पे
इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल्स एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है अभी अभी हमने देखा था पीछे से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो जाती है जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट करा, तो क्या करेंगे हम इसमें, इट इज़ नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज़ तो हमने दो वैलिडिटी थी हमारी, बेसिक वैलिडिटी और टेक्निकल वैलिडिटी। यहाँ टेक्निकल वैलिडिटी फेल हो रही है, अगर ये उसमें कहा था कि ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए तब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये क्या हो गया, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट या नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें रिवेन्यू बुक नहीं करोगे, जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है अगर, तो आप उसको एडवांस ही बोलोगे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल्स लेटर एट द टाइम व्हेन गुड्स आर येट टू बी डिलीवर्ड। गुड्स मैंने प्रोड्यूस तो कर दिए लेकिन डिलीवर नहीं करे, गुड्स मैंने सेकंड वाला केस प्रोड्यूस तो कर दिए डिलीवर नहीं करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन जो है वो फेल हो गई। अब मुझे लगता है कि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, गुड्स तो मैं बना चुका हूँ लेकिन लगता है पैसा नहीं मिलेगा। तो ये भी आपकी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल होती है, टेक्निकल वैलिडिटी फेल हो रही है, मतलब अगर टेक्निकल वैलिडिटी यहाँ पर फेल हो रही है तो आप क्या कहोगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आप इसमें रिवेन्यू बुक नहीं कर सकते। तो इसको क्या कहोगे आप, जो पैसा मिला आपको वो एडवांस ही रहेगा आपका, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला स्टेप है ना, ये तो अभी 5 स्टेप करने हैं, अभी तो पहला स्टेप ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है रिवेन्यू रिकॉग्निशन का, पहला स्टेप भी फेल हो रहा है तो आप रिवेन्यू कहाँ से रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल्स व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। तीसरा है, गुड्स डिलीवर कर दिए, गुड्स डिलीवर कर दिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो गई है, ठीक है, एंड रिवेन्यू रिकॉग्निशन इज सेटिस्फाइड। इसको भी रहने दो, इसका मतलब अभी छोड़ो। क्या कहता है, देन डू नॉट रिकॉग्नाइज रिवेन्यू, देन डू नॉट रिकॉग्नाइज रिवेन्यू, कंसीडर एनी अमाउंट एडवांस। इसमें भी सेम बात कह रहा है यार, ये तो कह रहा है गुड्स आपने डिलीवर कर दिए, ठीक है, डिलीवर करने के बाद पता चला ये तो पैसे देगा नहीं, बट आपने कुछ एडवांस ले रखा था, तो उसको आप कह रहे हैं कि एडवांस ही मानो। थोड़ा सा सही नहीं लग रहा सुनने में भी, तो इसके लिए इसने दो चीज़ें और बोली है, कह रहा है एडवांस ही मानो, बट दो केस में नहीं। क्या दो केस हो सकते हैं, एडवांस रिसीव्ड इज सब्सटेंशियली इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, 90,000 तो एडवांस ही दे दिया था उसने, तो सब्सटेंशियली इक्वल ही है, देखो 90% ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो अगर एडवांस आपका सब्सटेंशियली इक्वल है कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, तो आप इसको क्या कहोगे कि इसको रिवेन्यू में डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। एडवांस रिसीव्ड इज सब्सटेंशियली इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप इसको रिवेन्यू मान लोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पैसा तो आपको मिल चुका है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल भी हो गई है तो क्या फर्क पड़ता है, ऑलमोस्ट सारा पैसा तो आपको मिल ही गया, तो जो आपको एज इन एडवांस की में मिला वो आप रिवेन्यू में डाल दोगे। दूसरी चीज़ क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड एडवांस इज फॉरफिटेड। कह रहा है हमने गुड डिलीवर करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट को अब आपने कर दिया कैंसिल, कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो क्या रहता है कि आपने गुड्स को डिलीवर करा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और एडवांस आपने कर लिया फॉरफिट, एडवांस को कर लिया आपने फॉरफिट। तो इस केस में भी आप क्या कहोगे कि जो आपने एडवांस मिला आपको उसको आपको रिवेन्यू में डालना पड़ेगा। दो केस हैं, दोनों और की कंडीशन है, एंड नहीं लग रहा और है, ठीक है। तो ऊपर वाली की केस लगा, नीचे वाला केस लगा, ऊपर वाला तो सिंपल सा है, नीचे वाले में क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल एंड एडवांस इज फॉरफिटेड। कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैंसिल और एडवांस कर लिया आपने फॉरफिट, अगर ऐसा है तो आपको तो भी रिवेन्यू में डालना पड़ेगा। एक केस और मैं आपको बताता हूँ कि पार्शियल वर्क डन हो गया। अगर आपका पार्शियल वर्क डन का क्या मतलब है कि आपने जितने पैसे लिए थे उतना काम आप कर चुके हो, ठीक है, आपने जितने पैसे लिए थे उतना काम आप कर चुके हो और आपको वाले पैसे वापस देने की कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, जो पेमेंट आपने ली थी उतना काम आप कर चुके हो, ठीक है, और आपको वाले पैसे वापस देने की ऑब्लिगेशन भी नहीं है, तो भी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। सिंपल सी चीज़ है, आपको पार्शियल पैसे पार्शियल काम करा है और आपने उस चीज़ के पैसे भी ले चुके हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपने कवर नहीं करा है लेकिन जितना आपने काम करा था उतने पैसे आपको मिल गए हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हालांकि पूरा नहीं हुआ है तो, और आपको ये वाले जो पैसे हैं वापस देने की ऑब्लिगेशन भी नहीं है, तो इस केस में भी आप गुड रिवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। सिंपल सा केस था, यहाँ नहीं लिखा है एक, वैसे आप ऑब्जर्वेशन है, आप आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अलग ऐसा दिख सकता है कि आपने पार्शियल काम करा, तो इस केस में भी आपको रिकॉर्ड करना है रिवेन्यू, ठीक है। तो ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी फेल्स व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स डिलीवर हो गए हैं और प्रोबेबिलिटी फेल हो गई है, गुड्स मैंने भेज दिए हैं और अब मुझे लगता है वो पैसे नहीं देगा, तो कोई एडवांस मिला हुआ है तो आप उसको क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे, एडवांस जो भी मिला आप उसको ट्रांसफर कर दोगे रिवेन्यू में। कब ट्रांसफर करोगे, इन दो केसेस में ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज तो वो एडवांस ही है,
ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, भाई ऐसा है कि सब्सटेंशियल इक्वल है कि नहीं, और एडवांस जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और एडवांस जो है फॉरफिट कर लिया, तो इन दो केस में आप इसको रेवेन्यू में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा था, एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर क्या लिखा था, इफ प्रोबेबिलिटी फेल्स व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज सेटिस्फाइड देन डू नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी आपकी फेल हो गई है और गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। देखो गुड्स डिलीवर कर दिए तो क्या होता है, जनरली कंपनीज गुड डिलीवर करती हैं तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती हैं, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपका सेटिस्फाई भी हो गया ना, तो भी आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी फेल हो गई है, प्रोबेबिलिटी फेल हो गई है। गुड्स डिलीवर होते हैं तो जनरली हम रेवेन्यू बुक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड कंडीशन में कंपनी ने करा भी हुआ है यहाँ पर 2 केस में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये यहाँ पर यही याद रखना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी फेल हो गई है, गुड डिलीवर हो गए हैं, और नीचे के पॉइंट आपको हमने बताए दिए। तो आपको ये थर्ड पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, इफ प्रोबेबिलिटी फेल्स आफ्टर रेवेन्यू रिकॉग्निशन बट बिफोर ड्यू डेट देन कैंसिल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी फेल हो गई है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बाद बट ड्यू डेट से पहले, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बाद ड्यू डेट से पहले आपने यहाँ पर गुड्स को डिलीवर कर दिया, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ठीक थी, ठीक है, मान लेते हैं आपने यहाँ पर गुड्स को डिलीवर करा जब, तो प्रोबेबिलिटी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रोबेबिलिटी इस बीच में, जब आपको यहाँ पर पेमेंट मिलनी थी, इस बीच में कहीं पे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फेल हो गई। जब आपने गुड डिलीवर करा था तब प्रोबेबिलिटी थी, दैट मीन्स आपने यहाँ पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। ये थर्ड केस की बात अगर मैं करूँ, वैसे अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी फेल नहीं हुई होती, सिंपल केस होता तो आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेते, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज सेटिस्फाइड, तो आप यू कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू अगर प्रोबेबिलिटी फेल नहीं हुई होती। बट यहाँ तो प्रोबेबिलिटी फेल हो गई थी, तो वो केस बना अलग से। यहाँ पर कह रहा है कि गुड्स को तो डिलीवर कर दिया आपने, बाद में जब पेमेंट की ड्यू डेट थी, पेमेंट की ड्यू डेट से पहले आपकी जो है प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, ठीक है। जिस दिन पेमेंट मिलनी थी उस दिन से पहले, उस दिन से पहले ही आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी फेल्स। तो अब आप क्या करोगे, आपने जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हुआ है, क्योंकि देखो गुड्स को जब आप डिलीवर कर देते हो तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देते हो। जिस दिन गुड्स को डिलीवर कर देते हो या पार्शियल काम कर देते हो, उस दिन आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देते हो। तो यहाँ पर इस केस में भी आपने जिस दिन गुड्स को डिलीवर करा है उस दिन आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। अब आगे चल के ड्यू डेट आने ही वाली थी, उससे पहले आपको पता चला कि प्रोबेबिलिटी फेल, तो आपने जो रेवेन्यू बुक कर रखा है ना, उसको आपको रिवर्स एंट्री मारनी पड़ेगी, उसको रेवेन्यू से हटाना पड़ेगा। सिंपल सा चीज़ है कि नहीं। तो एंट्री को करना पड़ेगा आपको रिवर्स। कब करोगे रिवर्स, जब आपने बुक कर दिया हो। और बुक कब करोगे, जब गुड्स डिलीवर कर दोगे, और जिस दिन गुड डिलीवर करोगे उस दिन प्रोबेबिलिटी ठीक होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी अगर उस दिन पास होगा वाला आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी तो आप बुक करोगे कि हाँ ये मेरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये था चौथा केस। अब आते हैं 5वें केस पे। कहता है, इफ प्रोबेबिलिटी फेल्स आफ्टर अमाउंट ड्यू मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अंडर इंडिया 109। क्या है, प्रोबेबिलिटी कब फेल हुई, जो जिस दिन हमारी पैसे लेने थे ना हमने, जिस दिन, उस दिन हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो फेल हो गई। देखो गुड्स या सर्विसेज तो हम दे चुके हैं उसको, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज मैं सामने वाले को दे चुका हूँ। अब आ गई है ड्यू डेट। पिछले वाले केस में क्या था, फोर्थ वाले में ड्यू डेट से पहले ही आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी फेल है। यहाँ अगले केस में भी प्रोबेबिलिटी फेल हुई है, बट कब हुई है, आफ्टर अमाउंट बिकम ड्यू। जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन पैसे नहीं मिले, उसके बाद भी पैसे नहीं मिले, प्रोबेबिलिटी फेल हो गई। जिस दिन ड्यू डेट थी आपने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करा, फोर्थ केस था ये वाला आपका। जिस दिन अमाउंट ड्यू था, अमाउंट ड्यू होने के बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ही फेल हो गई। अब पिछले वाले केस में क्या था, कब प्रोबेबिलिटी फेल हुई थी, आफ्टर गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड। यहाँ पर क्या है, आफ्टर अमाउंट बीइंग ड्यू। तो इस केस में आप क्या करोगे, देखो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर चुके हो आप, है ना। अब तो ड्यू डेट भी आ गई यार, ड्यू डेट आ गई पैसे की। अब आज भी पैसे नहीं दे रहा है, तो उसके बाद भी मतलब ड्यू डेट हो या उसके अगले दिन भी हम गए हो तो भी पैसे ना मिले हमें, तो क्या है, आप प्रोबेबिलिटी फेल हो गई आपकी। तो अब क्या करोगे, अब लगता है कि यार पैसे ना नहीं मिलेंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा, अंडर इंडियस 109 लग जाएगा इस पर। अब आप कुछ नहीं कर सकते। फोर्थ केस में तो आप एंट्री रिवर्स कर देते थे, यहाँ पर क्या करोगे, आप इसको डाउटफुल डेट में ही डालना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अब एक केस और मैं आपसे बोलता हूँ, ये तो 5 केस यहाँ पर दे रखे थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए। एक केस मैं आपसे बोलता हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है, हमने गुड्स एंड सर्विसेज अभी दिए ही नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज हमने दिए ही नहीं अभी, ठीक है। वैसे ही पूछ रहा हूँ, एक जनरल क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिए और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये एडवांस रिफंडेबल नहीं है,
हमने कॉन्ट्रैक्ट जो करा है उसमें लिखा है कि ये जो एडवांस है आप फॉरफिट कर चुके हो और कर सकते हो, रिफंडेबल नहीं है, तो आप क्या कहोगे, तो आप रिकॉर्ड कर लेना रिवेन्यू, सिंपल चीज़ है। कौन सा केस पूछा मैंने, दोबारा क्वेश्चन बोल देता हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज जो थे हमने दिए ही नहीं अभी तक, बट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें लिखा था कि एडवांस जो है रिफंडेबल नहीं है, तो क्या करोगे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। एक क्वेश्चन था, आगे चल के आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एक तो ये 5 केस थे, ठीक है, ये 5 केस तो यहाँ लिखे हुए हैं। पार्शियल वर्क डन, थोड़ा ऊपर आपको दिखेगा कि पार्शियल वर्क डन वाले में भी रिकॉर्ड करते हो आप रेवेन्यू। और एक और जो अभी मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन, उसके बारे में भी नीचे लिखा हुआ है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है डिलीवर कर दिया और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि रिफंडेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस केस में भी रिकॉर्ड कर लोगे रिवेन्यू, ठीक है। ये आपका हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने की कंडीशंस। नेक्स्ट आता है, ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट पढ़ लेते हैं क्या कहता है। फिक्स्ड वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर बाइंडिंग इन नेचर, कह रहा है फिक्स्ड वैल्यू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। कितने टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इनडेफिनिट पीरियड कॉन्ट्रैक्ट। पहले बात करते हैं हम इनडेफिनिट पीरियड कॉन्ट्रैक्ट की। Contracts which can be cancelled any time without payment of compensation. Contracts which can be cancelled at any time without payment of compensation. These contracts should be considered valid contract when these become legally enforceable. When these become legally enforceable. क्या है, मैंने सिम ले रखी है पोस्ट पेड की, एयरटेल की सिम ले रखी है पोस्ट पेड की, तो क्या है कि उसमें मैं पूरा महीना उसको यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे पेमेंट करना पड़ता है। तो पूरा महीना यूज़ कर लिया, अब सामने वाले लीगली इन्फोर्सेबल हो गया ना, कंपनी लीगली मेरे पे क्लेम कर सकती है पैसा अपना, ठीक है। तो क्या है, 1 महीने बाद मैं कोई विच कैन बी कैंसिल, मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना विदाउट पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। These contract should be considered as valid contract when these becomes legally enforceable. Legally enforceable कब बनेगा, पहले तो ये वाली बात समझते हैं। legally enforceable बनेगा मंथ एंड पे, है ना। और क्या इसको मैं, तो अगर मैं पैसे ना दूँ चलेगा क्या, बट यही है कि वो लीगल राइट, उनके पास लीगल राइट्स हैं, मेरे पास लीगल, मतलब वो उनके पास जो है वो लीगली मेरे पे कार्रवाई कर सकते हैं, है ना। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, रिवेन्यू रिकॉर्ड करती है जनरली जब वो मंथ एंड हो जाता है, ठीक है। दूसरा समझते हैं, फिक्स्ड वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर बाइंडिंग इन नेचर, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही आपको रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। ये था जैसे इनडेफिनेट पीरियड कॉन्ट्रैक्ट था, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए, जब तक मैं सिम यूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ, कोई इसमें वो नहीं है, मनाही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, फिक्स्ड वैलिडिटी, लेकिन ऊपर वाला इसका ऑपोजिट ही है लगभग, क्या है, फिक्स्ड वैलिडिटी है यहाँ। तो भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक ही आपको यूज़ करना है पर्टिकुलर चीज़, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दोगे ओवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है। हाँ, इसका आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बुक में, बाकी हमारा टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको इतनी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसका आगे चल के यूज़ होने वाला है नहीं। बुक में क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है। इस चीज़ का यूज़ होना था, इसको हमने अच्छे से टाइम लगा के इसको कराया हमने, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के जरिए हम इस सारी बात को समझते हैं कि हम 115 कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 115 में। तो क्या कहते हैं, ए लिमिटेड, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे इसको। ए लिमिटेड एग्रीड विद बी लिमिटेड टू सप्लाई फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स ए सर्विसेज बी गुड्स सी, इतने रुपए में है। सर्विसेज विल बी सप्लाइड फ्रॉम, अब सर्विसेज की बात कर रहा है, सर्विसेज विल बी सप्लाइड, क्योंकि गुड्स ए है, सर्विस बी है, गुड्स सी है, तो सर्विस बी बोलना चाहिए। सर्विस बी विल बी सप्लाइड फ्रॉम 1/4/2019 टू 30/6/2019। गुड्स विल बी सप्लाइड इन 3 पार्ट्स ऑन 30/6/2019, 31/10/2019, 31/12/2019। गुड्स कौन सा, गुड ए की बात कर रहा है। गुड सी विल बी सप्लाइड ऑन 1/2/2020, ठीक है। गुड स्टैंड ऑन प्राइस ऑफ ए बी सी वर 1,80,000 और 1,10,000। स्टैंड अलोन प्राइस क्या होते हैं, इन तीनों को हम अलग अलग खरीदते तो हमें इतने का पड़ता, ये 1,00,000 का पड़ता, ये 80,000 का पड़ता, ये 1,10,000 का पड़ता, ठीक है। अब तीनों को हमने साथ में खरीद लिया तो इसलिए कम रेट पे मिला है। अमाउंट बिकम्स रिसीवेबल ऑन 1/3/2020 फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो हमने बात करी थी, अमाउंट जो है जरूरी नहीं है उसी दिन मिले जब गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करें। यहाँ पर हम पूरे साल गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अमाउंट तो मिलेगा हमें जाके 1 मार्च 2020 को। तो जर्नलाइज करना है मंथली, जर्नलाइज मंथली, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या कर सकते हैं हम। हुआ क्या है, ए लिमिटेड एग्रीड विद बी लिमिटेड टू सप्लाई द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होनी है, गुड्स ए सप्लाई होना है जो कि 90,000 का है, गुड सर्विस बी देनी है और गुड सी देना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है बी लिमिटेड जो है ए लिमिटेड को देगा। तो सर्विस बी विल बी सप्लाइड फ्रॉम 1/4/2019 टू 30/6/2019। सर्विस बी इस दौरान में देनी है, 1/4/2019 से लेकर 30/6/2019 तक सर्विस बी दी जाएगी, ठीक है।
3 महीने के लिए सर्विस बी है, ठीक है। गुड्स ए विल बी सप्लाइड इन 3 पार्ट्स, गुड्स ए को भी 3 पार्ट में सप्लाई करना है। एक 25% हमने भेजना है 30/6/2019 को, फिर 31 अक्टूबर को भी 25% मंगवा रखा है, और फिर 31 दिसंबर को 50% मंगवा रखा है। टोटल खत्म हो गया आपका 100% गुड्स ए डिलीवर हो गया। गुड सी को तो एक साथ ही डिलीवर कर देना आप 1/2/2020 को, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर स्टैंड अलोन प्राइस कह रहा है कि ऐसे आप अलग अलग खरीदते, अगर एक एक चीज़ को गुड ए को ही खरीदते मान लो तो आपको 1 लाख का पड़ता है, गुड बी को खरीदते तो 80,000 का, और इसको खरीदते तो 1,10,000 का, ठीक है। तो ये हमारा आपका टोटल देखें तो आपका ये हो गया आपका 2,60,000 में आपकी ये डील हुई है पूरी। अब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले एक यहाँ से एक दोबारा से देख लेते हैं चार्ट के जरिए कि ये कहना क्या चाह रहा था। यहाँ पर जो हमने बात करी है वही चीज़ समझा रखी है। 1/4/2019 से 30/6 तक जो है आपने सर्विसेज देनी है, और गुड्स ए कब देना है, 30/6 को देना है, और 31/10 को देना है, 31/12 को देना है, और 1/2 को आपने गुड सी देना है, और 1/3 को आपका तीनों चीज़ों का अमाउंट एक साथ ड्यू जो होगा वो 1/3 को होगा, 1 मार्च को होगा। अब क्या है, एजुकेशन इंडस्ट्री भी आप ऐसा देखेंगे कि आप ऐसा ही करती है। क्या करती है, अगर आप एक सब्जेक्ट लोगे तो उसकी फ़ीस इतनी है, ठीक है। ये तो वैसे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, इतनी नहीं होती, बट फिर भी मान लेते हैं एक सब्जेक्ट लोगे तो इतना है पर्टिकुलर, मतलब अलग अलग 3 सब्जेक्ट आप खरीदते हो तो आपको इतने इतने का पड़ता है। लेकिन आप तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो ले लोगे तो आपको देखो कम पड़ेगा। टोटल यहाँ पर 2,60,000 का पड़ रहा है, और आप वैसे देखते तो आपका ये हो जाता है 2,90,000 का। तो आपको देखो 30,000 का ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसको ग्राहक को फंसाने के लिए ऐसा सब किया जाता है कि भाई तो ओवरऑल तीनों आपने कॉम्बो ले लिया तो आपको ये पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पैसा कम हो गया। तो एक्चुअल प्राइस तो लेकिन इन सब सब्जेक्ट्स का अलग अलग था, ठीक है। जैसे हमने बोला एक केस करा था कि भाई आपको लोन दे देते हैं, लेकिन लोन का रेट 12% कर दिया, दूसरी चीज़ फ्री में दे दी। वो दूसरी चीज़ फ्री थोड़ी ना है, उसका भी तो एक्चुअल में कुछ प्राइस होगा। सर्विसेज फ्री थोड़ी ना दे सकता है बैंक, जैसे एक्सिस बैंक वाला हमने एक एग्जांपल करा था। तो एक्सिस बैंक की सर्विस फ्री थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना खाली बैठा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस तो इनका कुछ और था, तो बट ये यहाँ पर इतने रुपये में दे रहे हैं, है ना। तो देखते हैं हम आगे क्या इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, तो सबसे पहले क्या चेक करते थे हम, स्टेप 1 हमें तो आता है यार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है हमें। तो चेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, चेक इन स्कोप है या आउट ऑफ स्कोप है, इन स्कोप है या आउट ऑफ स्कोप है। याद है हमने इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप की कंडीशन पढ़ी थी, क्या थी कंडीशन। आउट ऑफ स्कोप में तो एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि आप वहाँ चेक कर सकते हो कि ये चीज़ें हैं कि नहीं है, लेकिन इन स्कोप में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर जनरेटिंग रिवेन्यू। कस्टमर के बारे में क्या पढ़ा था हमने, मीन्स पार्टी विच इज परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, विच इज पार्टी विच इज परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होने चाहिए, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से जो जनरेट होते हैं वाले गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए। और रिवेन्यू के बारे में क्या था, रिवेन्यू क्या होता है, जो आपका इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से होता है, वो आपका जो आपका रिवेन्यू होता है। तो इसमें ये चेक करते हैं, चलो आइए। तो कहते हैं बी लिमिटेड क्या एजेंट या जॉइंट वेंचर है क्या, तो बी लिमिटेड ना ही एजेंट है ना ही जॉइंट वेंचर है, ठीक है। बी लिमिटेड क्या कस्टमर है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं बी लिमिटेड हमारा एक कस्टमर है। दूसरी चीज़ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, गुड्स ABC जो है वो हमारे मान लेते हैं कि जो हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ है, जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन है, उसी से ही वाले गुड्स एंड ABC जो है हम उसी को ही सर्व करेंगे, ठीक है। और आउट ऑफ स्कोप भाई 104, 109, 110, 116 या फिर सिमिलर एक्सचेंज, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं इन स्कोप है ये, ठीक है। आउट ऑफ स्कोप नहीं है, ये 4 जो थे केस ये नहीं लग रहे आप पे। आगे आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज क्या डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पार्टी हैं, अप्रूव्ड कमिटेड है, और आपका दूसरा पेमेंट टर्म्स डिफाइंड है, लीगली एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। वो सारी जो बेसिक कंडीशंस थी वो सारी यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी आपकी टेक्निकल वैलिडिटी। टेक्निकल वैलिडिटी में क्या चेक करते थे कि बी लिमिटेड से पैसा मिल सकता है और उसके पास मतलब उसकी मतलब क्या है, सामने वाले की 2 चीज़ देखी थी, इंटेंशन और एबिलिटी, है ना। इंटेंशन भी है और एबिलिटी भी है, उसकी इच्छा भी है उसके पास शक्ति भी है, उसकी इच्छा भी है उसके पास शक्ति भी है। इसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो स्टेप 1 में तो हमने ये किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कहता है, अब आज का दिन कौन सा है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1/4/2019 है, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ ए लिमिटेड। क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट करा है। शायद मैंने आपको बोल दिया था कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड को सर्विस देगी, यहाँ पर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सर्विस दे रही है, ठीक है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सर्विस दे रही है, मतलब ये जो सारी गुड्स ए सर्विस बी और गुड्स सी है ना, ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड को दे रही है।
तो ए लिमिटेड की क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्या क्या काम करना है, तो 3 काम करने हैं यहाँ पर। एक तो उसने डिलीवर करना है गुड ए और सर्विस बी देनी है और गुड सी देना है, तो 3 काम है यहाँ टोटल, ठीक है। ए लिमिटेड ये 3 काम करेगी। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इसकी ए लिमिटेड की, 3 है। एज्यूम कर लेते हैं कि 3 है, अभी एज्यूम कर रहे हैं जस्ट कि हाँ चलो 3 दिख रही है, तो चलो मान लेते हैं कि 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट है उसी दिन आपको देखना तो पड़ेगा ना क्या क्या काम करोगे आप। तो ये 3 काम करने हैं आपको, और फिर देखो इन तीनों काम का स्टैंड अलोन प्राइस क्या है। स्टैंड अलोन प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पर दे रखा है ए बी और सी का स्टैंड अलोन प्राइस जो है आपका वो ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो दे रखा था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि स्टैंड अलोन प्राइस ये है। तीसरी चीज़ है आपका सेटिस्फैक्शन बेसिस, कि आपने जो सर्विसेज देनी है सामने वाले को किस तरीके से देनी है, कैसे सेटिस्फाई कैसे करोगे आप सामने वाले को। क्या सारी सर्विस या सारा गुड्स एक ही साथ डिलीवर करना है या फिर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर करना है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं सेटिस्फैक्शन की मैं बात करूं तो, या तो आप सेटिस्फाइड ओवर टाइम हो सकता है या तो पॉइंट इन टाइम हो सकता है। सेटिस्फाइड ओवर टाइम का मतलब होता है कि आपको ये जो गुड्स या सर्विसेज हैं ये पार्ट्स में देने हैं। जैसे वो गुड ए था ना, 30/6 को दे रहे हैं, 31/10 को दे रहे हैं, 31/12 को दे रहे हैं, तो वो पार्ट्स में दे रहे थे हम। और सर्विस बी को भी हम पार्ट्स में दे रहे थे, मतलब 3 महीने की सर्विस थी, एक महीना करके 3 महीना आ रहा था। लेकिन गुड जो सी था उसको हम एक साथ दे रहे थे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो हमारा सर्विस बी है और गुड ए है उसके लिए आपका सेटिस्फाइड ओवर टाइम है, भाई उसको आप एक साथ नहीं दे रहे ना, टाइम थोड़े थोड़े टाइम, मतलब 31/6 को दे रहे हो फिर 31/10 को दे रहे हो, सेटिस्फाइड ओवर द टाइम है, ठीक है। लेकिन जो गुड सी था उसको तो आपने एक साथ ही दे दिया था, 1 फरवरी को आपने एक साथ दे दिया था, तो उसको आप क्या कहोगे, पॉइंट इन टाइम है। क्या है वो, पॉइंट इन टाइम है। तो तीसरी चीज़ आपको ये देखनी होती है सेटिस्फैक्शन बेसिस, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर मैंने एज्यूम करा है आपका, आगे चल के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि हाँ सर्विस बी पे क्या लगता है आपका सेटिस्फाइड ओवर टाइम और गुड ए पे क्या लगता है सेटिस्फाइड ओवर टाइम, और गुड सी पे क्या है पॉइंट इन टाइम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या है, आपने सारा गुड्स जो था एक ही साथ डिलीवर कर दिया, दैट्स इट। लेकिन सेटिस्फाइड ओवर टाइम क्या है कि ओवर द टाइम आप वो चीज़ को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चौथी आपने ये चीज़ चेक कर लिया सेटिस्फैक्शन बेसिस की इसका एसओटी है या पीआईटी है, एसओटी है या पीआईटी है। चौथी चीज़ आपने देखनी है मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, मेजर ऑफ प्रोग्रेस। अब देखो ये मेजर ऑफ प्रोग्रेस जो है ना, ये आपने देखना होता है एसओटी वाले केस में, जहाँ पर आपका सेटिस्फाइड ओवर टाइम है ना, जैसे कि गुड्स ए है विच इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, एसओटी लग रहा है गुड्स ए पे, तो गुड्स ए में अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। एसओटी में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सर्विस ए है, सर्विस बी है, सर्विस बी इज एसओटी और गुड्स ए इज ऑल्सो एसओटी, बट इट इज़ ओवर टाइम एंड इट इज़ क्वांटिटी डिफाइंड। यहाँ पर क्या है, सर्विस बी को ना आप एक टाइम के हिसाब से बांट रखा है कि 3 महीने में आप ये वाली सर्विस बी 3 महीने तक आप हमें वाली सर्विस बी दोगे, 3 महीने तक दोगे, ठीक है। लेकिन गुड्स ए को क्वांटिटी के हिसाब से बांट रखा है कि 25% आप दोगे 30/6 को, 31/10 को 25% दोगे और 31/12 को भी 50% दोगे। तो ये मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस होता है। ये मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस किस केस में चेक हो सकता है, एसओटी के केस में। पीआईटी के केस में तो कुछ है ही नहीं ना, पॉइंट इन टाइम में खत्म, डिलीवर कर दिया और क्या करना है, ठीक है। बट मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस के केस में आपको देखना पड़ता है कि ये टाइम की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। सेटिस्फाइड ओवर टाइम तो है, ठीक है, मान लिया मैंने सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ओवर द टाइम आप वाली चीज़ करोगे, बट क्वांटिटी के बेस पे आपने डीलिंग करी है या टाइम के बेस पे डीलिंग करी है। जैसे सर्विस में तो टाइम के बेस पे, भाई 3 महीने के लिए सर्विस दोगे आप हमें, लेकिन गुड्स ए के केस में आपने इसको क्वांटिटी के बेस पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये तो अभी तक हमने बात कर ली। जो आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहले तो वैलिडिटी वाली बात हो गई थी, फिर ये सबसे पहले क्या चेक करोगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कौन कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, फिर स्टैंड अलोन प्राइस चेक करोगे, फिर सेटिस्फैक्शन बेसिस चेक करोगे, फिर क्या चेक करोगे, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। इजी थे ना पॉइंट वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है जनरल एंट्री। क्या करोगे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1/4/2019 को, उस दिन कोई एंट्री नहीं करनी, बिल्कुल कोई एंट्री नहीं करनी है आपने। आगे नेक्स्ट डेट कौन सी आती है, 1/4 को आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, नेक्स्ट जो है आपकी 30/4 की डेट आती है। सर्विस दे चुके हो आप 1 महीने की, अब है ना। यहाँ पर इसने वो देखो मंथली बोल रखा था स्टार्टिंग में, जनरल कैसे करना है आपको, मंथली करना है जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 30/4/2019 आती है डेट। अभी तक आप सिर्फ सर्विस ही दिया आपने, क्योंकि देखो आप यहाँ से भी टाइम लाइन से, तो 30/6 को आपने गुड ए डिलीवर करना है। अभी तो आप कौन सी डेट पे खड़े हो, 1/5/2019 पे, तो यहाँ तो आपने जस्ट अभी सर्विस दी है। गुड ए और सी की बात तो अभी आ नहीं सकती यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अभी क्या करा है, सर्विस दे चुके हो आप अब, लेकिन यहाँ पर सर्विस तो दे दिया आपने, यहाँ एंट्री क्या करेंगे हम,
तो एंट्री आप करते हो जब भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो। यहाँ पर आप 1 महीने देखो, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है ना, तो आपको क्या चीज़ चेक करनी पड़ती है यहाँ पर। आपको पहली चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये कि एंट्री क्या करोगे आप, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। जब भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, जब भी, तो आपको ये वाली एंट्री करनी है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। सिंपल सी है, रट लो, ये तो करनी ही है। जब भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे तो आप करोगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट। अभी कॉन्ट्रैक्ट एसेट बताता हूँ क्या होता है, अभी सिर्फ इतना समझ लो, वाली एंट्री करनी होती है, ठीक है। बीइंग सर्विसेज डिलीवर्ड, सर्विसेज तो दे चुके हो ना अब आप, है ना, सर्विसेज तो दे चुके हो, सर्विस दे चुके हो। याद है थर्ड वाला केस, अभी हमने पीछे देखा था, जब आप गुड्स या सर्विसेज डिलीवर कर चुके हो तो उस दिन भी प्रोबेबिलिटी चेक करते हो आप, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी कलेक्शन है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन वाली बात जो है ना, वो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है, ठीक है। गुड्स भी डिलीवर हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है। तो पैसे नहीं मिलने अभी आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, 30/4/2019 को आप 1 महीने की सर्विस दे चुके हो। पैसे तो आपकी अमाउंट की तो ड्यू डेट थी आपकी 1 फरवरी 2020, आगे जाके पैसे मिलेंगे, लेकिन रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज करना है आपको अभी। तो कैसे करोगे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज? सबसे पहले देखो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है आपका 2,60,000। हमने यहाँ से देखा था कितने रुपए में डीलिंग हुई है, 2,60,000 में डीलिंग हुई है टोटल। हमने तो अभी सर्विस पे देखने की सर्विस पे कितना एलोकेशन करना है। तो 2,60,000 में तो टोटल डीलिंग हुई है, ठीक है। अब देखो सर्विसेज का स्टैंड अलोन प्राइस क्या है। अगर सर्विसेज को आप सिर्फ सर्विस लेते तो आपको कितने का पड़ता, 80,000 का। तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्राइस, अपने ट्रांजैक्शन प्राइस आपका टोटल है आपका 2,60,000। उस 2,60,000 को आपने एलोकेट करना है टू सर्विस बी। इस 2,60,000 में सर्विस बी के लिए कितना, ओवरऑल 2,60,000 है ना, तो सर्विस बी के लिए आप ये 70,000 कंसीडर नहीं करोगे। आप देखोगे कि इनका स्टैंड अलोन प्राइस कितना है, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस तो इतना है, बट अगर सर्विस बी की मैं बात करूं तो वो है 80,000 बाय 2,90,000। ये रहा, ये रेशियो है 80,000 बाय 2,90,000। ऐसा क्यों करा है? अरे पिछले वाले अपने एक्सिस बैंक में भी तो ऐसा ही करा था। यहाँ तो चलो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट दे रखा है, ऐसे बोल देता कि भाई ए और बी है, ए है आपका 1 लाख रुपये का, बी है 1,60,000 रुपये का, सी फ्री में है। तो क्या सी फ्री में माना जाता क्या? नहीं ना, सी के तो पैसे हैं वैसे तो, बट वही बात है कि यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा। ये इसको आप ठीक नहीं मानते, इस एलोकेशन को सही मानते हो, तो इस पैसे को इस एलोकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर लेके आना पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस था आपका 2,60,000 एलोकेटेड टू सर्विस बी इन रेशियो ऑफ स्टेप 1 यहाँ लिख दिया है स्टेप 1, बट यहाँ स्टेप 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका था रेशियो जो थी आपकी स्टैंड अलोन प्राइस वाली रेशियो लेनी होती है। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखी हुई थी स्टैंड अलोन प्राइस की रेशियो ये है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एलोकेट टू सर्विस बी इन रेशियो ऑफ स्टेप 2, ठीक है। यहाँ लिखा है इट में चेंज, वो बात करेंगे बाद में कि कैसे चेंज हो जाता है, बट अभी सिंपल सा है। 2,60,000 में से सर्विस बी के लिए कितना पैसा एलोकेटेड है, 7,1,724, ठीक है। 7,1,724 तो पूरा सर्विस बी के लिए एलोकेटेड है कि भाई 3 महीने की जो सर्विस है। अभी तो हम 1 महीने की एंट्री करेंगे ना, तो 7,1,724 इंटू 1/3 करके यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। इंटू 1/3 करना है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एसओडी था, ये सर्विस भी सेटिस्फाइड ओवर टाइम है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर पूरा पैसा नहीं लिखेंगे, 1/3 ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने 30/4/2019 को एंट्री कर दी, ठीक है। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया। हमने बात करी थी ना कि भाई रेवेन्यू जिस दिन रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप, जैसे आपने आज गुड और सर्विसेज डिलीवर कर दी, तो आज आप जो है इसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और प्रोबेबिलिटी भी ठीक है। अब आगे चल के कभी प्रोबेबिलिटी पिट गई, प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, तो क्या करोगे, इस एंट्री को आप कर दोगे रिवर्स। यही समझी थी हमने, जो आपने रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया उसको आप कर देते हो रिवर्स, अगर आगे चल के कंडीशन पिट जाती है तो। इफ प्रोबेबिलिटी फेल्स आफ्टर रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया आपका 30/4 जब हम करें, रेवेन्यू आपने एंट्री डाल दी है, बट अब पेमेंट मिलने से पहले किसी भी दिन आपकी अगर प्रोबेबिलिटी पिट जाती है तो आप एंट्री को कर दोगे रिवर्स। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब आती है आगे डेट आती है आपकी 1/3/2020। सर्विस बी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सर्विस बी में आपको अभी 2 एंट्रियाँ और करनी थी। कब करनी थी? एक एंट्री आप करते अभी जैसे 30/4 को करिए, फिर 30/5 को भी एंट्री करोगे, फिर 30/6 को भी एंट्री करोगे। 30/5 को क्या एंट्री करोगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू, और 30/6 को भी एंट्री करोगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू। जैसे यहाँ पर एंट्री करिए ना, सेम एज इट इज यही वाली एंट्री करनी है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। जैसे यहाँ 1/3 यहाँ लिखा है, 1/3 अमाउंट आप यहाँ भी लिख दोगे, 1/3
थर्ड अमाउंट आप यहाँ भी लिख दोगे, 30/5 को भी 30/6 को भी। अब मैं मान लेता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, गुड ए भी नहीं है, गुड सी भी नहीं है, सीधा आ जाओ आप सर्विस का केस है। सर्विस का पहले हम ना सर्विस की बात करें, अभी गुड ए और सी पे आएंगे बाद में। अगर सर्विस ए की मैं बात करूँ तो अब आपको ये वाली एंट्री भी कर दी आपने, ये वाली भी कर दी, तो पूरा आपने रिवेन्यू बुक कर दिया तीनों महीने का। अब पैसा मिलना है आपको, पैसा कब मिलना है, पैसे की डेट आ गई 1/3/2020। क्या डेट आ गई आपकी 1/3/2020। आज के दिन आप क्या लिखोगे, तो आज के दिन आपकी एंट्री वाली जो भी आनी है, बट इसके पहले आपको आज के दिन भी आपको ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या इन दोनों दिन भी हमने चेक करी होगी प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन, बिल्कुल चेक करी होगी। ये वाली कंडीशन तो आपने बार बार चेक करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है, ये वाली कंडीशन आपको बार बार चेक करनी है। इस दिन भी हमने चेक करी होगी और एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इस दिन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रेवेन्यू बुक कर दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर रेवेन्यू बुक कर दिया। अब यहाँ पर आ गई है डेट आपकी 1/3/2020। ठीक है, 1/3/2020 को भी आपने चेक करा कंडीशन, पेमेंट मिलनी है आज कंडीशन चेक करी और पता चला कि हाँ प्रोबेबिलिटी ठीक है। मान लो आज की कंडीशन ये होती है, पिट गई प्रोबेबिलिटी आज की, अगर इस दिन अगर प्रोबेबिलिटी पिट जाती ना, मतलब इस दिन के बाद आफ्टर बोलना चाहिए वैसे, इस दिन के बाद अगर प्रोबेबिलिटी आपकी पिट जाती है ना, मतलब इसके बाद लगता है आपको प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसके बाद कुछ सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद तो सीधा आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बुक कर देना। भाई अमाउंट की ड्यू डेट आ गई, उस दिन भी पैसा नहीं दिया, इसके बाद तो भाई कुछ इसका रेमेडी नहीं है। इसके बाद तो आप इसको प्रोविजन में ही डाल देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अंडर 109। ठीक है, इसके बाद आप एंट्री भी रिवर्स नहीं कर सकते। इस दिन से पहले जब भी आपने चेक करा होगा, जैसे मैंने कहा था रिपोर्टिंग डेट पे और रिकॉग्निशन डेट पे आप इसको चेक करते हो। रिकॉग्निशन डेट तो आपको समझ आ गया होगा, 30/5 है, 30/6 है और 30/4 है, ये रिकॉग्निशन डेट है। रिपोर्टिंग डेट भी बताता हूँ, रिपोर्टिंग डेट क्या होती है। ठीक है, तो इस केस में आपने जैसे मान लेते हैं रिपोर्टिंग डेट जो है वो क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली आपने यहाँ पर चेक कर रखा होगा। ठीक है, तो आपने 30/6 को चेक करा, जैसे उसके बाद 9 को चेक करना है, फिर उसके बाद 31/12 को भी चेक करना है कि भाई प्रोबेबिलिटी है या पिट गई है। मान लो 31/12 को प्रोबेबिलिटी पिट जाती, तो आप ये वाली एंट्री जो आपने ऊपर करते आए और रिवर्स कर देते आप, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ठीक है, सब ठीक है एकदम, 1/3/2020 है, आज पेमेंट की दिन है, तो क्या करोगे आप यहाँ पर एंट्री करोगे कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट डेबिट डेटा डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो अभी तक डेबिट करते हो पहले तो वो क्रेडिट मार देना, खत्म कर देना कॉन्ट्रैक्ट एसेट को। अच्छा, मैंने आपको आता कॉन्ट्रैक्ट एसेट बताता हूँ मैं क्या होता है। यहाँ से देखो, बुक से पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है। An entity writes to consideration in exchange for goods or services that the entity has transferred to a customer when that right is conditioned or something other than the passage of time, the entity's future performance। क्या कहता है? An entity's right to consideration in exchange of goods or services that the entity goods or services that the entity has transferred to the customer when that right is conditioned on something other than passage of time। तो यहाँ पर एक क्या कहना चाह रहा है, जब भी आप रेवेन्यू बुक करते हो आप लिखते हो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट इसलिए लिखते हो क्योंकि अब आपका राइट बन गया कंसिडरेशन पर। जब भी आपका राइट बन जाता है कंसिडरेशन पर, क्योंकि आप गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर कर चुके हो, अब आपका बनता है राइट किस पे बनता है, राइट बनता है आपका कंसिडरेशन पे। तो आप क्या लिखते हो यहाँ पर, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट, यहाँ पर ये वाली बात की गई है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। कहता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करा था, ये आप कर दिया क्रेडिट, क्योंकि अब करना है आपको डेटर को डेबिट। डेटर से तो 70,000 ही मिलने हैं, बात तो 70 की हुई थी ना, वो तो आप अपनी बुक्स में ऐसा कर रहे हो, बात तो लेकिन 70 की हुई है। तो डेटर से तो मिलने हैं 70,000 ही आपको। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा आप उसको डाल दोगे कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट में। ठीक है, बट बात करेंगे अभी क्या होता है। अभी फिलहाल ये समझ लो कि जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है उसको आप क्या डालोगे, कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट में आ गया बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पर 70,000, और ये तो हमने बुक करा था उसी को यहाँ पर क्रेडिट कर रखा है। आई होप आपको ये सर्विस वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा सारा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से क्लैरिटी के लिए दूसरा जो केस था आपका गुड ए वाला केस समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुड्स ए के बारे में। तो 1/4/2019 आपकी जो है वो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस दिन तो कोई एंट्री आप नहीं करोगे। ठीक है जी, 1/4/2019 जिस दिन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस दिन कोई एंट्री नहीं होगी। अगली डेट आती है गुड्स ए के केस में 30/6/2019। 30/6/2019 को आपको 1/4 गुड को डिलीवर करना था और आपने डिलीवर कर भी दिया है। तो डिलीवर तो कर दिया आपने 8 गुड्स को, डिलीवर करने के साथ साथ आपको प्रोबेबिलिटी भी चेक करनी होती है। आप आज प्रोबेबिलिटी भी चेक करोगे कि कितना इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है कि नहीं है। तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है, गुड भी डिलीवर हो गए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन भी है।
तो क्या करोगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या एंट्री रहती है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, डेफिनेशन दिखा दी थी मैंने आपको, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वहाँ पर हमने रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज लिखा था, यहाँ लिखोगे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंट्री तो आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर डेली एंट्री करते हो हर बार, बट इसमें बात आती है कि इसका अमाउंट कितना लिखेंगे। वही चीज़ सबसे पहले देखो कि टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, ट्रांजैक्शन हमने कितने की डीलिंग हुई है, 2,60,000 में, वही टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को आप एलोकेट कर दोगे स्टैंड अलोन प्राइजेस के हिसाब से। स्टैंड अलोन प्राइस कितना था गुड ए का स्टैंड अलोन प्राइस है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 2,90,000, 2,60,000 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,90,000। तो गुड्स ए में आपने जो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस था उसमें से ए का कितना हिस्सा था, वो आपको ऐसे करके समझ आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो कितना आ रहा है 89655, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस था आपका 2,60,000, उसको आपने किस हिसाब से बांटना है, स्टैंड अलोन प्राइजेस के हिसाब से, ये वाले रेशियो लेनी है। तो ए में कितना आएगा 1 लाख बाय 2,90,000, ठीक है। तो ये तो अभी हमने कराया था, सेम वैसा ही यहाँ पर कर रखा है। तो टोटल कितना आ गया 89655, और ये गुड ए के केस में हमने बात करी थी नेक्स्ट की, ये क्या है सेटिस्फाइड ओवर टाइम। इसको आपको कैसे करना है, सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ठीक है। हमने जब मेजरमेंट ऑफ, देखो ना यहाँ पर सेटिस्फैक्शन बेसिस में आपने देखा था कि सेटिस्फाइड ओवर टाइम है, फिर मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस की मैं बात करूँ तो ये टाइम की है, क्वांटिटी है, ये है क्वांटिटी के बेस पे सेटिस्फाइड ओवर टाइम है। मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस कैसे होगी, इसकी प्रोग्रेस होगी आपकी इसकी सेटिस्फाइड ओवर टाइम, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी डिलीवर के बेसिस पे इसको बांट रखे आपने कि भाई 30 को इतनी क्वांटिटी आप डिलीवर करोगे, फिर 31/10 को इतनी क्वांटिटी डिलीवर करोगे, 31/12 को इतनी क्वांटिटी डिलीवर करोगे, ठीक है। तो चलो ये तो ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से बांट रखे, अब टोटल इतना आ गया 81655। अच्छा, हमने ऐसा क्यों करा भाई, टाइम और क्वांटिटी इतना डीप में जाने की क्या जरूरत थी। देखो सर्विसेज के केस में हमने यहाँ तक तो निकाल लिया था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, सेम ही था। इसको निकालने के बाद हमने देखा था कि भाई ये मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस क्या है इसका, है तो ये एसओटी, सर्विस के केस में भी वो एसओटी था, बट मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस क्या है इसका, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस वहाँ पर टाइम था, तो टाइम था तो हमने देखा 3 महीने, ठीक है, 1/3 यहाँ पर क्वांटिटी है, तो यहाँ क्या करोगे आप 1/4, 30/6 को 1/4, 31/10 को 1/4, 31/12 को 2/4, ठीक है, ऐसा करना है। ये इसलिए इतना हम डीप में जाते हैं क्योंकि क्वांटिटी है तो उस हिसाब से आपको ये बांटना पड़ेगा अमाउंट को, क्वांटिटी के हिसाब से, जितना क्वांटिटी डिलीवर कर रहा है उतना अमाउंट यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इस दिन हमने क्वांटिटी चेक कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन थी। अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखते हैं क्या। तो आपका टोटल रिवेन्यू जो आपका गुड ए के लिए था इतना, 1/4 आपको वहाँ लिखना था, आपने वो वहाँ पर लिख दिया है। अगली डेट आती है 30 से हो गया, अगली डेट आती है 30/9। मान लेते हैं कि इस केस में रिपोर्टिंग डेट आपकी जो है वो क्वार्टरली है रिपोर्टिंग डेट। क्वार्टरली मतलब 30 से 31/10, 31/12 और आपका उसके बाद तो खत्म ही हो जाता है, 1/3 को तो आपको पेमेंट ही मिल जाती है। तो 30/6 को भी आप चेक करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है कि नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन अगर यहाँ पर पिट गई, मान लेते हैं कि 30/9 को प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन पिट गई। अभी तो आपने गुड ए की बात कर रहा हूँ मैं, गुड ए के केस में अभी आपने एक एंट्री बुक करी है जहाँ पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर चुके हो आप। अब आगे बढ़ रहे थे आप, तो 30/9 पे आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन पिट गई। तो ये कौन सा केस है, ये 4th वाला केस है, जहाँ पर हमने देखा था पीछे भी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन अगर पिट जाती है आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू, आफ्टर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो आप क्या करोगे, एंट्री को रिवर्स कर देना, बात खत्म, ठीक है। ऊपर वाली जो एंट्री करके आए हो ना, सिर्फ वही वाली एंट्री रिवर्स करनी है। आगे आता है 31/10/2019, आज के दिन भी आपने प्रोबेबिलिटी भी चेक करनी है और रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करना है। प्रोबेबिलिटी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ भी कितना आएगा अमाउंट, 1/4 आएगा, क्योंकि 1/4 ही आपने 25% डिलीवर करा है ना, तो जितना डिलीवर करा है उतना ही अमाउंट को आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो 22414 यहाँ पर भी आ जाएगा। क्या यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन चेक करेंगे? हाँ जी। अगर यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो जाती है तो आप ऊपर वाली जो एंट्री करके आए हो ना, वो वाली यहाँ पर आप रिवर्स कर दोगे, और ये वाली एंट्री तो करोगे ही नहीं, फिर वाली एंट्री क्यों करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली डेट आती है, मान लेते हैं 30/11/2019 को आपने, वैसे तो 31/12 थी, चलो ठीक है यहाँ लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपने तीसरी बार गुड्स कब डिलीवर करने हैं, आपने 25% 2 बार कर दिए, 50% डिलीवर करने हैं अब आपने, ठीक है। मान लेते हैं 30/11 को आपने 50% गुड डिलीवर करने हैं, तो कर दो डिलीवर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के दिन ना प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन भी चेक कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है कि नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन पिट गई तो ऊपर की जो 2 एंट्री करके आए हो ना, उनको रिवर्स करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन तो चेक करना ही पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है यार, मेरी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, आगे पैसा मिलेगा तो जो ऑलरेडी मैं पहले तो भाई ये तो डिलीवरी मत कर, रिवेन्यू की बुक करा, डिलीवरी मत कर इस चीज़ को। और दूसरी चीज़, जो ऊपर तो बुक खर्च है उसको रिवर्स कर दे, बल्कि
है, सिंपल सी चीज़ है, प्रोबेबिलिटी नहीं है पैसा मिलने की, तो गाय को तू गुड्स को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर जो एंट्री कर रहा है, दोनों एंट्री को यहाँ पर रिवर्स मार दियो बस, ठीक है। आगे आते हैं, अब आती है डेट 1/3/2020, जिस दिन मिलने हैं पेमेंट, ठीक है। अब आज मिलना है पैसा, तो क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को जो आप डेबिट करते आए हो, पहले तो उसको कर दोगे क्रेडिट और डेटर को कर दोगे डेबिट, ठीक है। डेटर को कितने से डेबिट करना है, जितने की बात हुई थी, जैसे सर्विसेज के केस में 70,000 की बात हुई थी, इस केस में 90,000 की बात हुई थी, तो 90,000 से इसको आप कर दोगे डेबिट। और बैलेंसिंग फिगर मैंने कहा था अभी पूछना नहीं, बैलेंसिंग फिगर को अभी डाल दो आप कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट में, वहाँ पर डेबिट साइड में बचा था बैलेंस फिगर, यहाँ क्रेडिट साइड में बचा था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डाल दोगे आप बैलेंसिंग फिगर कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट में। बट क्या 1/3/2020 को भी चेक करोगे? अगर 1/3/2020 से पहले तो आप चेक करते आए हो, अगर इससे पहले तक अगर आपकी कोई चीज़ रहती है, अगर प्रोबेबिलिटी कलेक्शन फेल हो जाती है, तो आप इसको करते हो एंट्री को रिवर्स। लेकिन 1/3/2020 के बाद 1/3/2020 के बाद अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो जाती है ना, तो बस उसके बाद तो भूल ही जाओ, उसके बाद आप सीधा लिख देना इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 109 डील करेगा उससे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये था गुड से। अब मैं आता हूँ गुड सी पे। गुड सी के केस में क्या था, आप 1/4/2019 को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, ठीक है। और ये आपने गुड सी में तो आपने कुछ किया ही नहीं है ना, 30/6 कुछ भी नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं, पूरे साल ही नहीं था, आखिरी में जाके एक साथ डिलीवर कर दी, क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम था। हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि गुड जो आपका गुड सी था वो पॉइंट इन टाइम था, है ना। सेटिस्फेक्शन बेसिस क्या था, पॉइंट इन टाइम, एक साथ सारा दे देना, ठीक है। तो दे दो एक साथ सारा, तो क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ नहीं निकालना इसमें क्या निकालोगे, हाँ इसमें ये है कि टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस था आपका, एलोकेशन तो करोगे ना, एलोकेशन किस बेसिस पे करोगे, कौन सी रेशो लोगे, यहाँ पर स्टैंड अलोन प्राइस वाली रेशो लोगे, स्टैंड अलोन प्राइस वाली रेशो यहाँ दे रखी है, ठीक। स्टैंड अलोन प्राइस वाली रेशो दे रखी है, 1,10,000 बाई 2,90,000, इतना अमाउंट आ गया, ये आपने एंट्री करनी है। क्या इस दिन पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन चेक करूँगा, करना ही पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन अगर है ही नहीं तो ये वाली एंट्री थोड़ी ना होगी। तो क्या होगा, कुछ अगर आपको अभी पैसा ही नहीं मिला हुआ, अभी तो कुछ करना ही नहीं, फिर आपको अगर एडवांस मिलता तो मैं बात करता ना एडवांस का क्या करना है, एडवांस ही नहीं मिला यहाँ तो कुछ, ठीक है, एडवांस ही पैसा ही इस दिन मिलना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट इस दिन आपने डिलीवर करना है, क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम है ना, इसलिए यहाँ पर सारा एक साथ ही पैसा लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो आप 1/2/2020 को प्रोबेबिलिटी आपकी मान लेते हैं सेटिस्फाइड हो गई है, तो यहाँ पर ये लिख दिया। आगे देखते हैं 1/3/2020, अब आती है डेट 1/3/2020, आज के दिन भी प्रोबेबिलिटी चेक करो पहले तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है कि नहीं, अगर है प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है तो दिक्कत नहीं है, हम एंट्री पता है क्या करनी है। अगर पिट गई आज के दिन, जिस दिन पैसा मिलना था, आज के दिन प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन चेक करेंगे आप, ठीक है। इस कहा जाता है, जो हमारा इंडेक्स 115 है वो कहता है इस दिन तक तो आप चेक करते आ रहे हो, इस दिन के बाद अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन आपकी पिट जाती है तो आप इसको क्या कहोगे, ये 109 डील करेगा भाई, उसके बाद तो 109 डील करेगा। आज इस दिन तक भी पैसे नहीं मिले, इसके बाद फिर आप क्या ही होप कर सकते हो कि पैसा मिलेगा, तो आप 109 पे भेज देना इसको, वहाँ पर वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनवा देता है, ठीक है। तो क्या है, मान लेते हैं आज के दिन चलो सेटिस्फाई हो गया है, तो क्या लिखोगे, डेटर डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट, जितना अभी तक डेबिट करा था उतना आपने क्रेडिट कर दिया, और बैलेंस फिगर को कहाँ डालते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो ये था सिंपल सा चीज़ आपका, ये पूरा क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है, तीनों केस में आपको ऐसी एंट्री करनी है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि आज के दिन के बाद इसके बाद प्रोबेबिलिटी अगर पिटेगी तो डेटर्स जो आपके वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बन जाते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। तो देखो यार, ये क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा समझ लिया है, लेकिन अब मैं एक सीरियस डिस्कशन करना चाहता हूँ रिलेटिंग टू प्रोबेबिलिटी के केस में क्या रहता है। अगले 2 मिनट में मैं आपको पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी के केस में स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल स्क्रैच से। क्या रहता है, आपने जिस दिन रिवेन्यू बुक करना होता है, गुड्स डिलीवर कर दिया, आज के दिन मैं रिवेन्यू बुक करना चाहता हूँ, तो रिवेन्यू बुक करना चाहता हूँ आज के दिन, तो 2 केस रहते हैं देखो प्रोबेबिलिटी में। जिस दिन आपको प्रोबेबिलिटी कब चेक करनी होती है, एक तो यार ऑब्वियसली जिस दिन आप रिवेन्यू बुक कर रहे हो, जिस दिन आप ये वाली एंट्री कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस दिन आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है। और दूसरा रिपोर्टिंग डेट पे, इस केस में हम मान लेते हैं रिपोर्टिंग डेट है क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली मतलब समझ आता है आपको, 30/6, 30/9, 31/12 ऐसे करके क्वार्टरली चेक करना होता है। सिर्फ इसके अलावा और कभी आपको प्रोबेबिलिटी चेक नहीं करनी है, ठीक है। अभी तक जो मैंने समझाया वो समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था, लेकिन अब आप सुन लो बिल्कुल ध्यान से कि आपको जो प्रोबेबिलिटी जो आपको चेक करने का रहता है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो आप रिपोर्टिंग डेट पे चेक करोगे और एक रिकॉग्निशन डेट पे चेक करोगे। हर रिकॉग्निशन और हर रिपोर्टिंग डेट पे चेक करोगे। जैसे मैं गुड ए का एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल सीरियसली सुनना जो बोल रहा हूँ। आपने
30/6 को यहाँ पर चेक करी थी, एक तो 30/6 को आपने प्रोबेबिलिटी चेक करी थी, ठीक है। उसके बाद आपने करी थी चेक 30/9 को भी चेक करी थी। 30/9 को कोई रिवेन्यू बुक कर रहे थे आप? नहीं, लेकिन ये रिपोर्टिंग डेट थी और ये रिकॉग्निशन डेट थी। रिकॉग्निशन डेट पे भी चेक करते हो, रिपोर्टिंग डेट पे भी चेक करते हो, ऐसे करते करते चेक करते जाते हो। लेकिन जैसे ही अमाउंट ड्यू वाली डेट आती है उसके बाद आप चेक नहीं करोगे, ठीक है। अभी तक जो बोला उसको साइड पे रखो, अब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। इस डेट के बाद आप इसको चेक नहीं करोगे, प्रोबेबिलिटी को। जो आपका प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है वो इस डेट तक परेशान करती है, मतलब जब तक आपकी लास्ट डेट आ रही होती है। जैसे 30/11 है ये मान लेते हैं, इसके बाद आपने 31/12 को भी चेक करा होगा, ठीक है। 31/12 इसके बाद आपकी ना रिपोर्टिंग डेट आती है ना रिकॉग्निशन डेट आती है, इसके बाद आपको चेक नहीं करना। ये 1/3/2020 तक ही आपको ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। क्या 1/3/2020 को प्रोबेबिलिटी चेक करनी है? नहीं करनी है 1/3/2020 को प्रोबेबिलिटी चेक। इससे पहले तक आपको चेक करनी होती थी। मैं दोबारा बोलता हूँ, क्या 1/3/2020 को हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है? नहीं करनी, इससे पहले तक चेक करनी है आपको। कब चेक करनी है? रिपोर्टिंग और रिकॉग्निशन डेट पे, रिपोर्टिंग और रिकॉग्निशन डेट पे चेक करनी है। 1/3/2020 से पहले 1/3/2020 को तो आपका अमाउंट ड्यू है, इस दिन तो आपको ये वाली एंट्री करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इससे पहले आपको करनी होती है। सर ने एग्जांपल दिया था कि मान लो कि ड्रोन घूम रहा है, ड्रोन जो है वो परेशान करेगा आपको, इस डेट पे भी परेशान करेगा 30/6 को। इस ड्रोन घूमता रहेगा आपका 30/9, 31/10, 30/11 ड्रोन घूमता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस डेट तक घूमेगा, इस डेट तक घूमेगा, मतलब इस डेट को आपको चेक नहीं करनी है, ठीक है। इस डेट के आने तक ड्रोन जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस डेट को आपको नहीं चेक करनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जिस दिन आपका अमाउंट ड्यू होता है उस दिन आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है। सेम एज इन सर्विसेज में भी आप ये समझ लें कि इस डेट को आपको ये चेक नहीं करनी है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो समझा वो अलग रखो। अब जो एक्चुअल में है प्रोबेबिलिटी आपको रिपोर्टिंग और रिकॉग्निशन डेट पे आपको चेक करनी है और कभी चेक नहीं करनी। इस डे वाली डेट आ गई, इस डेट को आपको ये करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो समझ आ गया कि ये हमने इस डेट पर ये चीज़ को ऐसे चेक करना होता है, बट इसके बाद क्या हमने जो 5वां केस लिखा था उसमें भी यही लिखा था कि प्रोबेबिलिटी फेल्स आफ्टर अमाउंट बिकम्स ड्यू। जो देखो चौथा केस में क्या था, इफ प्रोबेबिलिटी फेल्स आफ्टर रिवेन्यू रिकॉग्निशन, तो एंट्री रिवर्स कर देते। तो ये हमने चीज़ अभी अच्छे से देख ली है। बट आपका जो 5वां केस है उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुने। इफ़ प्रोबेबिलिटी फेल्स आफ्टर अमाउंट बिकम ड्यू, है ना, प्रोबेबिलिटी जो फेल हो जाती है अमाउंट ड्यू होने के बाद, उसको डील करेगा 109। बाद वाले को 101, जिस दिन पैसा मिलना है अमाउंट ड्यू वाली डेट है उस दिन कुछ नहीं करना आपको। जो एंट्री बताई है डेटर वाली एंट्री करोगे, क्या रहेगा वो डेटर बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बन जाते हैं। 100 जो हमारा 115 है, 115 सिर्फ यहीं तक चलता है हमारा, जिस दिन अमाउंट ड्यू हो रहा है ना वहीं तक चलता है 115। उसके बाद 115 खत्म, उसके बाद 109 लगता है। चीज़ आप ध्यान रखें कि जो 115 है वो उसी दिन तक है जिस दिन आपका अमाउंट ड्यू होता है। अमाउंट ड्यू वाले दिन देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके बाद तो हमने उसकी बात कर चुके हैं कि रिपोर्टिंग और रिकॉग्निशन डेट पे आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है, और जिस दिन अमाउंट ड्यू है उस दिन आप प्रोबेबिलिटी चेक नहीं करोगे। और दूसरी बात हमने क्या करी है, यहाँ पर जो लिखा था ना प्रोबेबिलिटी फेल्स आफ्टर, देखो अगर प्रोबेबिलिटी फेल होती है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज के करने के बाद कभी भी बिफोर अमाउंट बिकम ड्यू, है ना, तो आप क्या कहोगे उसको एंट्री रिवर्स कर दोगे। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी फेल होती है कभी भी आफ्टर अमाउंट बिकम ड्यू तो आप प्रोविजन बनाओगे। लेकिन अगर उस दिन प्रोबेबिलिटी फेल होती है जिस दिन अमाउंट ड्यू हुआ है उस दिन आपने प्रोबेबिलिटी चेक ही नहीं करनी, फेल की तो बात ही नहीं है, चेक ही नहीं करनी, उससे पहले चेक करनी होती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको उस दिन चेक करनी होती है, ठीक है जी। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी तक हमने जो समझा वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था, लेकिन ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैंने पहले बोला हो कि भाई उस दिन चेक करनी है तो वो चीज़ नहीं करनी होती है हमें। इस जो अभी मैंने पिछले 2-2.5 मिनट में आपको बोला वो आप ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिस दिन आपका अमाउंट ड्यू हो रहा है उस दिन आपको प्रोबेबिलिटी चेक नहीं करनी है, उससे पहले चेक करनी है, हाँ करनी है। कब चेक करनी है, रिपोर्टिंग डेट और रिकॉग्निशन डेट पर चेक करनी है। और दूसरी बात क्या बोली है मैंने, यहाँ पर क्या लिखा है, आफ्टर द अमाउंट बिकम ड्यू, जब आपका अमाउंट ड्यू हो गया उसके बाद अगर कुछ लफड़ा होता है तो वो 109 डील करता है, 115 डील नहीं करता। एक जिस दिन आपका अमाउंट ड्यू है उस दिन तक आपको 115 लेके जाएगा, पूरा उस दिन तक 115 आपके साथ रहेगा, ठीक है। उस दिन से पहले अगर आपका कुछ रहता है, प्रोबेबिलिटी फेल होती है तो आप एंट्री रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अगर उस दिन तक कुछ नहीं हुआ तो उस दिन आके आप 1-3 जैसे था उस दिन आपको आके प्रोबेबिलिटी चेक नहीं करनी, सीधा डेटर वाला आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये केस था, आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल एक और है, छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको भी पढ़ लेते हैं।
तो क्या कहता है एग्जाम्पल, ए लिमिटेड रिसीव्ड 10 लाख ऑन 1/4/2019, पैसा मिल गया 1/4/2019 को 10 लाख रुपया मिल गया एज एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड ऑन 30/6/2019, एग्रीड कंसिडरेशन इज 15 लाख, बैलेंस अमाउंट इज रिसीवेबल ऑन 31/7/2019 और जनरलाइज करना है। तो नीचे देखते हैं यहाँ से 1/4/2019 को एडवांस मिल गया 10 लाख रुपया, 30/6 को डिलीवर करने हैं गुड्स, ठीक है, 30/6 को डिलीवर कर देंगे और 31/7 को आपको बाकी का पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, सब चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। आपको यहाँ पर एडवांस मिला हुआ है पहले कि नहीं, आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, स्कोप छोड़ो, इसका सब चीज़ें छोड़ दो मेरे को, पहले बताओ कि आप एडवांस जो आपको मिला है कि नहीं। यहाँ पर एडवांस मिला है ना, कब मिला है, 1/4/2019 को 10 लाख रुपये, पहले तो वाली एंट्री डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सप्लाई, पहली एंट्री तो आप ये डाल दोगे, सब चीज़ें भूल जाओ, पहले जो पैसा मिला उसकी एंट्री डाल दो। बाकी की चीज़ें क्या रहती हैं, अब डेट आती है 30/6 को करना है अपने माल गुड्स को डिलीवर, ठीक है। गुड्स को डिलीवर करना है आज गुड्स को डिलीवर करते हो तो आज चेक भी करोगे, जाहिर सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन, और मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन इज सेटिस्फाइड। प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन सेटिस्फाइड है तो अब एंट्री करोगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अमाउंट कितना लिखोगे, बात तो ये आती है, अमाउंट कितना लिखोगे, 10 लाख लिखोगे या 15 लाख लिखोगे। अमाउंट लिखोगे पूरा का पूरा 15 लाख, इससे फ़र्क नहीं पड़ता 10 लाख रुपए मिले हैं या 5 लाख रुपए मिले हैं। अभी तक जो केस करा था हमने, वहाँ पैसे मिले थे, कोई पिछले वाले केस में कोई पैसे मिले थे, जो जितना आपने गुड्स डिलीवर करा था उतने अमाउंट रिकॉग्नाइज कर रहे थे ना आप। सिंपल सी चीज़ है, जितना आपने सर्विस या गुड दे दिया है तो उतना आपको यहाँ पर अमाउंट को रिकॉग्नाइज करना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको एडवांस कितना मिला है। तो यहाँ तो आप लिख दोगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख रुपए, ठीक है। अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी आप मान लेते हैं सेटिस्फाइड हो चुकी है। इस दिन के बाद अगर प्रोबेबिलिटी फेल होती है, जिस दिन आपको 30/6 के बाद 31/7 से पहले, 30/6 के बाद 31/7 से पहले अगर आपकी प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती है ना, तो आप क्या कहोगे, इसको जो आपने एंट्री अभी रेवेन्यू बुक करा है इसको आप रिवर्स एंट्री मार दोगे। तो 30/6 के बाद 31/7 से पहले अगर प्रोबेबिलिटी फेल होती है तो हम वाली एंट्री को कर देंगे रिवर्स। अब रुको, अब एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 30/6 को जिस दिन डिलीवर करा आपने, है ना, डिलीवर कर दिया, अगर मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो जाती है, माल को डिलीवर कर चुके हो और अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन हो गई है फेल, तो अब क्या करोगे आप, याद है वाला थर्ड केस, जब हम गुड को डिलीवर कर देते हैं और कलेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन फेल हो जाती है, तो हमें वो दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। क्या चीज़ें हैं वो, आओ देखते हैं यहाँ से। प्रोबेबिलिटी फेल हो गई है और गुड भी डिलीवर हो गया, यही केस है, और एडवांस मिला हुआ है आपको, तो एडवांस को आपने एडवांस ही रहने देना है, ठीक है। अनलेस एडवांस रिसीव्ड इज सब्सटेंशियली इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात, या तो कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल, एडवांस इज फॉर्मेटेड, कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो आप कैंसिल कर दोगे और एडवांस को फॉरफिट कर लोगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक केस सेटिस्फाई हो जाता है तो आप इसको क्या कहोगे, रेवेन्यू बुक कर सकते हो, ठीक है, रेवेन्यू बुक कर सकते हो। अब एक बात और आती है यहाँ पर, रेवेन्यू तो मैं बुक कर लूँगा, बट कितना रेवेन्यू बुक करूँगा, कितना रेवेन्यू बुक करूँगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर भी लिख रखा है सब्सटेंशियली फुल कंसिडरेशन है, लगभग पूरा आपको पैसा मिल चुका है, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। इवन प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती है तो भी, ठीक है। हमने बात करी 30/6 को गुड डिलीवर कर दिया हमने, आज प्रोबेबिलिटी चेक करें, प्रोबेबिलिटी हो गई फेल। प्रोबेबिलिटी अगर फेल हो गई है तो आप चेक करो कि जो एडवांस मिला क्या वो सब्सटेंशियली इक्वल है फुल कंसिडरेशन के। अगर वो सब्सटेंशियली इक्वल है फुल कंसिडरेशन के तो आप उसमें क्या करोगे, रेवेन्यू बुक कर दोगे। और दूसरी चीज़ था नथिंग इज रिफंडेबल, कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर दोगे और आप कुछ भी रिफंड नहीं करोगे। इन दोनों केसेस में से अगर कोई भी एक केस सेटिस्फाई हो जाता है तो आप क्या कहोगे कि जो आपने एडवांस मिला है ना, उतना ही अमाउंट 10 लाख रुपया ही आप उसको रिवेन्यू में डाल दोगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो सब्सटेंशियली इक्वल है, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, बस ऐसा नहीं है कि सब्सटेंशियली इक्वल है, सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि 10 लाख जो है सब्सटेंशियली इक्वल है 15 लाख के, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करते हैं, वो 10 लाख को आप रेवेन्यू में डाल देते हैं, ठीक है, वाली एंट्री कॉन्ट्रैक्ट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख के 10 लाख रुपए। अगर प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती तो, मैं प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती तो बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, और की बात कह रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस सेटिस्फाई हो जाता है तो आप वाली चीज़ कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी फेल होने के बावजूद भी, ठीक है। तो सिंपल सा केस था यहाँ पर। तो क्या है, आओ देखिए यहाँ पर, अब आपको ये दोनों केस समझ आ रहे होंगे कि कैसे ट्रीटमेंट रहती है। तो क्या है, 30/6 को आप चेक करोगे प्रोबेबिलिटी अगर फेल हो जाती है तो आप बोले दो केस देखोगे, भाई गुड्स तो मैंने डिलीवर कर दिया ना यार, गुड्स तो मैंने 15 लाख रुपए के डिलीवर कर दिए, तो आप क्या क्या होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख सकता हूँ कि नहीं। तो वो दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि भाई आपने कंडीशन दिया आपका ये सब्सटेंशियली इक्वल है जो आपने एडवांस लिया, और दूसरी कंडीशन आप देखते थे कि भाई दोनों कंडीशन अलग अलग हैं और लिखा है बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, अलग अलग है, कोई एक कंडीशन में सेटिस्फाई होती है चले
चलेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी आपका कि कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल एंड नथिंग इज रिफंडेबल, ठीक है। तो उस दोनों केस में आप यहाँ पर गारंटी कर सकते हो, बट अमाउंट कितना आएगा, 10 लाख रुपये आएगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आई होगा आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, फटाफट समझ लेते हैं इसको। कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, combining of contracts, if contracts are negotiated as single package and whose prices are interdependent on each other and they represent single performance obligation, then such contract should be combined and considered as single contract। बहुत ही सिंपल है, तो आओ देखिए समझते हैं क्या कहता है। इफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज सिंगल पैकेज एंड प्राइजेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहा, कह रहा है इंटरडिपेंडेंट, डिपेंड करता है एक दूसरे पे, एंड दे रिप्रेजेंट सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे कि आप ये समझो कि आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जिसको दिया उसी को कह रहे हैं भाई तो नक्शा भी बना दे, डिज़ाइन भी कर दे। तो वो कह रहा है कि देखो भाई जो बिल्डिंग मैं यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ, आप मेरे पास आते तो मैं 5 लाख लेता, आप लेकिन आप मुझसे डिज़ाइन कर कंस्ट्रक्शन भी मुझसे करा रहे हो तो ठीक है आप 1 लाख रुपए दे देना इसके, बट बिल्डिंग के वो लेता है 45 लाख, लेकिन बिल्डिंग के केस में वो ले रहा है 50 लाख। अभी एग्जांपल समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे केस में ना जहाँ पर इंटरडिपेंडेंट होता है प्राइस एक दूसरे पे, है ना, जो आप नेगोशिएट कर सकते हो एज अ सिंगल पैकेज। भाई टोटल बता दे यार, बिल्ड डिज़ाइन का अलग क्यों बता रहा है और उसका क्यों अलग बता रहा है, मुझे टोटल बता दे कितना लेगा। तो इफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एट सिंगल पैकेज एंड प्राइजेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, प्राइजेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे रिप्रेजेंट सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो आप उसको 2 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं बोलोगे, एक डिज़ाइनिंग का अलग है और आपका ये कंस्ट्रक्शन का अलग है, आप उसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बोलोगे। तो क्या करोगे, आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट को कर दोगे कंबाइंड और सिंगल पीओ मान के, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान के उसकी एंट्री करोगे, ठीक है। इसको ना बेटर रहेगा कि एग्जांपल के जरिए समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, देखो क्या कहता है। ए लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी लिमिटेड टू डिज़ाइन बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 10 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज इज 5 लाख रुपए, ठीक है। इट आल्सो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट दैट बिल्डिंग फॉर 50 लाख, फेयर वैल्यू टू कंस्ट्रक्ट इज 45 लाख, बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज सिंगल पैकेज, शुड दीज बी कंबाइंड। तो ये इससे रिलेटेड एग्जांपल है। तो 3 कंडीशन चेक करनी होती है। क्या इसको आप नेगोशिएट कर सकते हो एज अ सिंगल पैकेज कि भाई बता दे यार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कितने हैं, मुझे टोटल बता दे, ये मत बता डिज़ाइन अलग है वो अलग है, टोटल बता दे यार। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ए लिमिटेड ने एंटर करा कॉन्ट्रैक्ट बी लिमिटेड के साथ, डिज़ाइन करनी है बिल्डिंग जो 1 लाख रुपए में डिज़ाइन करेगा, वैसे फेयर वैल्यू सर्विसेज की 5 लाख रुपए है, और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट भी करेगा 50 लाख रुपए में। एक्चुअल में वो अगर करवाता तो 45 लाख लगते, फेयर वैल्यू की बात कर रहा। तो क्या इसको आप इसको कंबाइन कर सकते हो एज अ सिंगल पैकेज नेगोशिएट, मतलब पूछ रहा है कि बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स पर नेगोशिएट किया गया एज अ सिंगल पैकेज, एक चीज़ बता दी इसने, शुड भी इसको कंबाइन करें। तो यही तो है हमने पढ़ा, कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप तभी कर सकते हो कंबाइन, 2 कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल में, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में कंबाइन तभी कर सकते हो जब वो नेगोशिएट किया गया हो एज अ सिंगल पैकेज। ये चीज़ तो यहाँ बता ही रहा है। दूसरी चीज़ इंटरडिपेंडेंट हो प्राइस, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है प्राइस। कह रहा है तुम मेरे से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराओगे तो मैं आपको ये 5 लाख की चीज़ 1 लाख रुपये दे दूँगा। तीसरी चीज़ क्या है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दे रिप्रेजेंट सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपका इनका कहने का मतलब है कि सिंगल एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप कह सकते हो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। अरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई तो ऑब्वियसली डिज़ाइन भी हुआ ही होगा ना, ठीक है। तो ये दोनों परफॉर्मेंस को आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट को आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में आप कंबाइन कर सकते हो कि नहीं, वो इसका आंसर देखते हैं। आ जाओ, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आप मोबाइल लेने गए, मोबाइल था 48,800 का, ठीक है। मार्केट में वो लोएस्ट प्राइस है आपका 49,000, तो मार्केट में प्राइस मिल रहा है ना वो आपको 49,000 का मिल रहा है, लेकिन इस वाले दुकान पर ये कह रहा है मैं आपको 48,800 का दे दूंगा, लेकिन आपको कवर साथ लेना पड़ेगा। इसका कवर वैसे तो 500 का मान मिलता है मार्केट में, लेकिन ये 1000 रुपये का देगा इसको। तो 48,800 प्लस 1000 रुपये 49,800 फंस गए। तो एक ग्राहक फंसाने के लिए तो है, जैसे बताया था मैंने, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं कि भाई 3 सब्जेक्ट साथ में ले लोगे तो इतने रुपये पड़ेंगे, बस फंस गया ग्राहक, और क्या करना है। तो मार्केट में ये समझ आ गया आपको, वैसे 49,000 का था, यहाँ पर हमने देखा ओहो 48,800 बाव यहीं से लेंगे, तो लेकिन कह रहा है कवर साथ लेना पड़ेगा भाई। तो कवर साथ लोगे तो आप इसको कितने का पड़ेगा, 49,800, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पर। जैसे भी आपने नेगोशिएट किया हो कि भाई कवर मोबाइल होता है तो कवर भी चाहिए ही होता है, तो वो 1000 रुपये का दे रहा है, तो वहाँ पर वो कमा गया अच्छा खासा। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई इन दोनों को आप जो है कंबाइन कर सकते हो कि नहीं। पहली चीज़ तो ये है
कि कंबाइन करोगे तो कितना हो जाएगा इसका 51 लाख रुपए, दोनों का कॉम्बिनेशन 50 लाख रुपए का बिल्डिंग, 1 लाख रुपए का वो कंबाइन कर गया तो बन गया 51 लाख। तो ये कहता है कि आपका टोटल है 51 लाख। अब एक चीज़ है, तीनों कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रही है, प्राइजेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और नेगोशिएटेड तो बोल ही रखे हैं, और इसको आप सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी कह सकते हो। तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। बट इसका आप रिवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करोगे, बात तो ये आती है। तो पहली चीज़ थी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन। कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन की बात कर रहा था यहाँ पर, अलग अलग होता तो आप कैसे करते कि जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट का डिज़ाइन करा है उस दिन आप रिवेन्यू बुक करते। बिल्डिंग में क्या करते हैं, बिल्डिंग अलग अलग होता, तो ए केस अलग, बी केस अलग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखते हैं आपकी भाई डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40% कंप्लीट हो गया तो 50 लाख का 40% ले लेते हैं आप, ठीक है जी। कितना है देखो ना, आपका 1 लाख ये है, 50 लाख ये है, 1 लाख में डील इस चीज़ की हुई है, 50 लाख में डील इस चीज़ की हुई है। तो आप ऐसे अलग अलग करते, तो आप इसमें ऐसा करते कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रिवेन्यू, जिस दिन डेट ऑफ डिज़ाइन है उस दिन आप ऐसा करते, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन मान लो 40% कंप्लीट हो गया तो 50 लाख का 40% यहाँ पर आप लिख देते, ठीक है। अभी ये क्या कहता है कि ठीक है, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, प्राइस जो है वो इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर, ठीक है। कंबाइन करके आपका इतना प्राइस बनता है। तो आपने अब क्या करना है, अब जब आप इसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानते हो तो आपने लेना है 51 लाख। 51 लाख को फिर आपने देखना पड़ेगा कि कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, 39%, 42%, ठीक है, क्योंकि अब ये बन गया है सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब आप ये नहीं देखोगे कि भाई इसमें डिज़ाइन भी तो करना है, डिज़ाइन को आप अब भूल जाओ। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको कि ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। अब इसको छुपा देता हूँ मैं, ये आपका सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंबाइन करोगे तो आपका ये 51 लाख रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, इसमें एक है। सबसे पहले आप चेक करते थे ना, याद है, वैलिडिटी के बाद परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, एक ही है, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। प्राइजेज जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, ओके। तो आपका एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जिस पे कंसिडरेशन है आपका 51 लाख। अब बुक कैसे करोगे, जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती जाएगी आप मानो कि ये बिल्डिंग के ही पैसे हैं, ठीक है, मान लो कि बिल्डिंग के ही पैसे हैं, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से आप यहाँ रेवेन्यू बुक कर दोगे, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल, बुक में आपको इसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो यहीं समाप्त करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। समझ आई है तो अच्छा लगे तो आप इसमें नीचे लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, सब्सक्राइब करते आप मुझे अच्छा लगता है। नया चैनल है यार मेरा, तो इसमें आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, और बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे हम, और जो हमारा बच गया इंडियाज़ 115। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।